हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतन श्यामदसानी और आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। पिछले कुछ दिनों में एचडीएफसी बैंक बहुत ही गिरा है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी रीजंस और क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से ये गिरावट आई। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एचडीएफसी बैंक जैसे आप जानते ही हैं एक बहुत ही बड़ा बैंक है और रिसेंटली इसके नतीजे आए। जब से इसके नतीजे आए हैं तब से इसमें गिरावट देखी गई है। पर सिर्फ नतीजे ही इसकी गिरावट की वजह नहीं है, इसके कई और भी वजह थे। तो आज हम जानेंगे एक एक वजह के बारे में और उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के साथ। जैसे कि आप जानते हैं एचडीएफसी के रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन तो नहीं पर इतने खराब भी नहीं थे। तो पर वह गिरा क्यों? इसके दो कारण थे। पहला कारण था निम और दूसरा कारण था ब्रांचेस। तो निम के बारे में बात करें कि निम होता क्या है। निम माने का मतलब होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये वह मार्जिन है जिसमें बैंक को लोन देता है और वह कितने में लेता है, इसका डिफरेंस इज एनआईएम। अभी तक क्या होता था, एचडीएफसी बैंक आपसे डिपॉजिट लेता था, डिपॉजिट में आपको ब्याज देता था और वह होम लोन देता था। इसका डिफरेंस जो होता है कि लेट्स से आपने होम लोन लिया 9% में और बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है एफडी का 5% में, तो बैलेंसेस 4%। ये 4% होता था निम। इस बारी जब रिजल्ट आया तो एचडीएफसी का निम रेशियो गिर गया था। पर वह गिरा क्यों? वह इसलिए गिरा क्योंकि जैसे ही एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर हुआ तो इसके निम में गिरावट आई, क्योंकि एचडीएफसी बैंक तो एफडी पे ब्याज लेता है पर एचडीएफसी जो एक होम लोन फाइनेंसिंग कंपनी है उसको एफडी पे ब्याज नहीं मिलता, उसको बॉन्ड्स लेने पड़ते हैं जिनका ब्याज ज्यादा होता है। तो जिसकी वजह से अब जो पहले उसे ब्याज एफडी के रेट में मिलता था, जब ये मर्ज हो गया तो ये दोनों ब्याज जुड़ गए। अब हुआ यह कि पहले उसके 8 से 13% ही ब्याज एफडी के रेट होते थे, पर अचानक से जब ये बढ़े तो ब्याज के परसेंटेज 21% हो गई, जिसमें एनआईएम का गिरना वाजिब था। पर यह तो हमें पहले से पता था कि जब मर्जर हुआ तो ये गिरेगा। गलती यह हुई, इससे पहले जब मैनेजमेंट आई तो उन्होंने बोला कि यह प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व होगी, पर इन्वेस्टर ने यह सोचा कि यह अगले ही रिजल्ट हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। यह देखते ही एक पैनिक सेलिंग हुई जिसमें अचानक से लोगों ने बेच दिया। बाद में मैनेजमेंट की क्लैरिफिकेशन आई कि उनका यह कहने का मतलब नहीं था कि वह अगले ही क्वार्टर में इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि यह बैंक बड़ा है, एचडीएफसी भी बड़ा है, एचडीएफसी बैंक भी बड़ा है, निम को स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा। तो ये थी इसकी इमीडिएट गिरने की वजह। साथ ही रिजल्ट में एक और चीज सामने आई कि बैंक ने पहले 1500 ब्रांच खोलने का बोला था, उसके बदले उसने सिर्फ 900 ब्रांच खोली। यह भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट लिया गया। पर असल में जानिए क्या ब्रांच कम खोलने से क्या ये नेगेटिव था? जी नहीं, उन्होंने ग्रोथ तो अब भी करी और 1500 की जगह स्टिल 900 ब्रांच खोली। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ब्रांचें बंद करी। तो यह भी एक तरीके से कोई नेगेटिव नहीं था, बट मार्केट ने इसे नेगेटिव लिया। ऐसा भी सोचिए कि ग्रोथ क्या ब्रांच पे होती है? आजकल डिजिटल का जमाना है, हर कोई ऐप के थ्रू करता है, नेट बैंकिंग से करता है, ब्रांच में नहीं जाता। और अगर आपके घर के पास ब्रांच हो या 2 किलोमीटर की ब्रांच हो तो आप हर 2 दिन बाद वहां नहीं जाएंगे, या आप ये नहीं कहेंगे कि ये ब्रांच मेरे पास है, आज से मैं यहाँ पे अकाउंट खुलाऊंगा। यह नहीं होता। ब्रांच से इतना फर्क नहीं पड़ता और प्लस उन्होंने ब्रांच बंद नहीं करी है, उन्होंने 1500 की जगह 900 ब्रांच खोली है। तो ये तो थे इसके इमीडिएट रीजन किसकी जिसकी वजह से गिरा। पहला निम, दूसरा था ब्रांच ओपनिंग। मेरी मेरी माने तो ये दोनों में से कोई भी ऐसा रीजन नहीं था जिसकी वजह से इतना बड़ा फॉल देखा जाए। पर इन्वेस्टर था, उस समय सेंटीमेंट डाउन हुआ और अचानक से एक पैनिक सेलिंग आई। ये तो थे तब तक की वजह। पर फिर आता है फिर उसके बाद क्यों गिरा। तो हुआ क्या, इस न्यूज के बाद थोड़े दिन वह गिरा, एक दिन वह स्टेबलाइज हुआ, उसके बाद हमें उम्मीद थी कि अब ये फिर से उठेगा। पर तभी हमारे पास जी की न्यूज आई। जैसे कि आप जानते हैं जी और सोनी का मर्जर कैंसिल हो गया। पर इसमें यह क्वेश्चन आता है कि इस कैंसिलेशन से एचडीएफसी पे क्या फर्क पड़ा। ये अगेन एक सेंटीमेंट गेम था जिसमें देखा गया कि भाई जैसे ही जी हुआ अगर मर्जर कैंसिल, तो जी पे जो लोन थे ये कौन पे करेगा? ऐसा तो नहीं ये पूरा बैंकिंग पे ही फिर से एक हो जाएगा जैसे जेस बैंक का हुआ था। तो एक काइंड ऑफ पूरा बैंकिंग सिस्टम ही गिरा। तो सिर्फ एचडीएफसी नहीं गिरा, पूरा पूरा उस बैंक ही गिरे। चाहे वो आपका यस बैंक हो, आईसीआईसी हो, एचडीएफसी हो, सब बैंक गिरे। कि अगर जी डूब गया, जी फिर से एनसीएलटी में गया, तो जो हमें लग रहा था कि हमें पैसा मिलेगा वो बैंक को कैसे मिलेगा? इस वजह से सारे बैंकिंग गिरे। इसमें एचडीएफसी भी एक पार्ट ही था। ऐसा नहीं था कि एचडीएफसी गिरा बाकी सब उठे। कोटक देख लीजिए, कोई भी बैंक आप देख लीजिए, सारा बैंकिंग सिस्टम ही गिरा था। परसों या कल इनफैक्ट 1000 पॉइंट तक भी गिरा था। तो ये तो हुई जी की बात। तो ये भी एक डायरेक्ट रीजन नहीं था एचडीएफसी बैंक के गिरने का। ये एक काइंड ऑफ जब मार्केट गिरी तो यह भी साथ में गिरा। इसके बाद करते हैं एक और नोटिस आया विच इज एफपीआई सेलिंग। तो एफपीआई सेलिंग होता क्या है, इसके लिए हम थोड़ा अदानी के पास जाना पड़ेगा। जब अदानी की सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हियरिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए
अब से कभी भी शॉर्ट सेलिंग हो तो आपको नए नॉर्म्स लाने पड़ेंगे जिससे ऐसी चीजों को अवॉइड किया जाए। इसको देखते ही सेबी का एक रूल आया कि अगर किसी भी एफपीआई या फॉरेन है उनके पास एक कंपनी का बहुत सारा पोर्टफोलियो है, उनको यह डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वह पैसा कहां से आया, क्या इंटरेस्ट था, किसने दिया, और ये आपको 1 फरवरी तक देना पड़ेगा। ये न्यूज सुनते ही मार्केट में अगेन एक क्रैश हो गया, एक नेगेटिव सेंटीमेंट हुआ कि अब 6 दिन है, 6 दिन में जिन जिन लोगों का पैसा दिया है या तो आप अपने शेयर बेचिए या फिर आप यहां से निकलिए। ये एक मेजर न्यूज थी और ये भी अचानक से आई। इन सब कारणों की वजह से मिलके सारा क्रैश हो गया। पर आज जैसे ये न्यूज आई कि सेबी ने आज क्लैरिफिकेशन दी कि वह 1 फरवरी कोई डेडलाइन नहीं है, ये एक गाइडलाइन है, 1 फरवरी ये लागू नहीं है। यह सुनते ही आपने आज देखा कि एचडीएफसी फिर से दौड़ा, हाथी फिर से चलने लगा। तो ये थे इसके रीजंस कि क्या क्या वजह थी। एक बार हम इसके चार्टिंग भी देखते हैं और एक बार इसके रीजंस को भी एनालाइज करते हैं। तो हम जाते हैं स्क्रीनर में। सबसे पहले ये हमने एचडीएफसी खोल रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी की हम बात करें, इस क्वार्टर पे ही चलते हैं। इस क्वार्टर के इसकी सेल्स अगर हम देखें 78,000 विच इज हाईएस्ट एवर रेवेन्यू। प्रॉफिट की भी बात करें, वह भी एक हाईएस्ट था, 21,243, 21,243 करोड़। तो ये भी एक काइंड ऑफ हाईएस्ट था। नेट प्रॉफिट अगेन बहुत ही बेहतरीन, पर यह इतना अच्छा नहीं था पर इतना बुरा भी नहीं था कि शेयर इतना गिरे। जैसे कि हमने डिस्कस किया, उसके मेन कारण थे निम और साथ साथ बैंक ब्रांचेस। तो ये आपने देखा कि हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट सेल्स, सब कुछ इसमें बढ़िया था। अब आगे चलते हैं इसके चार्ट्स के ऊपर। अब हम देखते हैं चार्ट में, इसकी मैं अपनी ड्राइंग्स हटा देता हूं। ठीक है, सो ये है एचडीएफसी का। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका लास्ट सपोर्ट ये था जो इसने ब्रेक किया। यहां पे मैं एक लाइन बना देता हूं। इसका अगला सपोर्ट इसको अब यहां पे है, इधर। और ये है आपका कब का, नवंबर 2023। अगर हम और पीछे जाएं कि ये लास्ट इस रेट पे कब था, ये इस रेट पे तकरीबन था आपका मई 2021। अब हम वापस जाके मई 2021 की अर्निंग देखते हैं। अगर हम मई 2021 पे देखें, तब इसकी अर्निंग्स या प्रॉफिट 42,000 था, जबकि अब 75,000 है। तो ऐसा देखिए कि आपको सेम प्रोडक्ट जो पहले 42,000 रुपए कमाता था, वही चीज 75,000 रुपए कमा रही है और आपको सेम रेट में मिल रही है। तो क्या ये गलत है? क्या एचडीएफसी बैंक डूबने वाला है? क्या इसका प्रॉफिट कम हुआ है? बिल्कुल नहीं। अगर हम रेट पे भी देखें कि यह जो हमें प्राइस पे मिल रहा है, जैसे हम पी की बात करें, ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट और लोएस्ट एवर पीई पे आपको मिल रहा है। लास्ट पीई 2019 था, तो ऐसे सोचिए 2019 के रेट पे आपको 2023 का पे सामान मिल रहा है। अगर हम प्राइस टू बुक की बात करें, जो एक फाइनेंस कंपनी के लिए वैलिड कंपनी या बैंकिंग के लिए वैलिड है, आपको एक ऑलमोस्ट लोएस्ट पीई पे आपको मिल रहा है अभी तक के। तो हर पैमाने में ये एक बढ़िया कंपनी है और ये बहुत ही बेहतरीन है। आगे बात करते हैं। तो ये हमारी प्राइस के बारे में। अब ये भी देख सकते हैं, जब भी इसने अपना लो बनाया तो कितने दिन में हमें इसने रिकवर किया। हम बैक टेस्ट करते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं हम बैक टेस्टिंग में। पिछला लो इसने ये बनाया था और ये वापस इसने कितना रिकवर किया, 37 दिन में 11%। फिर से देखते हैं, यहां भी इसने अपना लो बनाया था। जैसे इसने लो बना के स्टेबल हुआ तो कितने दिन में रिकवर किया, 18 दिन में ऑलमोस्ट 7 से 8%। और पीछे चेक कर लेते हैं, यहां पे इसने लो बनाया और फिर इसने कितना रिकवर किया, 49 दिन में 17%। इससे हम देख सकते हैं कि हमें वेट करना चाहिए एचडीएफसी स्टेबल हो। जैसे ही वह स्टेबल होगा, इसमें हर चीज बढ़िया है, ये फिर से ऊपर उठेगा। ये तो हुई अभी तक की बात। अब आखिरी हम बात करते हैं कि आज क्या हुआ। आज सुबह जैसे ही एचडीएफसी बैंक ओपन हुआ तो अचानक से बहुत ही नीचे लेवल पे गिरा और फिर उठ गया। तो क्या अचानक से रिटेलर जाग गए, अचानक से उतना सामान खरीद लिया? यह मुमकिन नहीं है। तो इसका आज हम डेली चार्ट देखते हैं कि आज का डे क्या था। तो हम वापस जाते हैं 1 मिनट एनालिसिस।
मैं इंडिकेटर फिर से ऐड कर देता हूँ, वॉल्यूम इंडिकेटर। ठीक है, ये देखते हैं, ये है इसका डेली चार्ट। इससे हमें पता चलेगा आज क्या हुआ। आप देख सकते हैं आज कोई ज्यादा बाइंग नहीं, पर एक बहुत ही बड़ी बाइंग गई। इसमें हम ड्रिल डाउन करते हैं। आज जैसे ही ये खुला 1830 के आसपास ये खुला इन द प्री ओपन, और एक बड़ी बाइंग आई। तो क्या रिटेलर इतना खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं। रिटेलर के पास इतना पैसा नहीं होता, ना ही इतना जिगरा होता है कि वह एक साथ इतना स्टॉक खरीद सके। ये मोस्ट प्रॉब्ली ऑपरेटर की बाइंग थी, जिसने सारा माल भर लिया। उसने वेट किया, आज ये नीचे गिरे, क्योंकि कल जब कॉल हुई, कल बहुत ही मार्केट गिरी, तो सुबह उम्मीद थी वो लो पे खुलेगी। जैसे ही वो लो पे खुली, ऑपरेटर ने वेट किया। ऑपरेटर को हम स्ट्रॉन्ग हैंड्स भी बोलते हैं। उन्होंने वेट किया और सारा माल यहाँ पे एक साथ भर लिया। अंत में मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हम कभी भी कोई स्टॉक खरीदे तो उसे ऐसा ना देखें कि इतने में खरीदा और इतने में हमने बेच दिया। इसे एक दुकान के बारे में देखिए, एक बिजनेस के बारे में देखिए। तो इसका मैं एक एग्जांपल देते चलता हूँ। लेट्स से आपने एक दुकान खोली, आपने कोई भी चीज आप रखते हैं, आपका किराने की दुकान है। उस किराने की दुकान में आपको दिखा कि अगरबत्ती की आपकी दुकान है, या अपना बहुत सारा सामान है, उसमें अगरबत्ती एक आइटम है, जो आपको लगा कि वो 100 रुपए का एक पैकेट है। आपके पास जो आपका बायर था, उससे आपने सामान आपको दिया, वो 100 रुपए की देता है। आपने अपना पूरा रैक भर दिया। थोड़े दिन बाद वही बंदा आया, कह रहा है कि मुझे पैसे की जरूरत है या मुझे कुछ भी करना है, ये मैं आपको अगरबत्ती का पैकेट 100 रुपए की जगह 70 रुपए में दे रहा हूं। तो आप उसे क्या कहेंगे? भाई तेरा प्रोडक्ट खराब है। या आप उसे और ले लेंगे ये, और कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं, आप और दे दो, हम अपने स्टोर में रख लेंगे, आप अपने वेयर हाउस में रख लेंगे। या आप ये कहेंगे कि भाई अब तू 70 रुपए की दे रहा है, अब तो मैं तेरा सामान खराब है, मैं तेरे से नहीं लूंगा। बिल्कुल नहीं। ये जानना जरूरी है कि आपके पास जो अगरबत्ती की पैकेट है, उसकी डिमांड क्या है। क्या वह प्रोडक्ट अच्छा है? क्या वह कस्टमर लेगा? तो आप उसे लेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि वह सस्ता है तो वह खराब हो गया, हम उसे और लेंगे। पर हम इतना नहीं ले लेंगे कि हमारी पूरी दुकान ही अगरबत्ती की बन जाए। हम उतना लेंगे जितना हम ले सकते हैं और जितना हमें भरोसा है। तो आखिरी सेगमेंट पे आते हैं। तो क्या मैंने एचडीएफसी बैंक खरीदा? जी हाँ, बिल्कुल मैंने उसे खरीदा है, और मैं हर डिप में खरीदूंगा जब तक मेरी एक परसेंटेज ना रहे। 5%, 10%, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, उतनी ना है, तब तक मैं एचडीएफसी बैंक खरीदूंगा। तो क्या हमें खरीदना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। पर यह एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपनी सोच से, अपनी समझ से खरीदिए। अगर प्रॉफिट होगा वह भी आपका, और लॉस होगा वह भी आपका। अंत में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।